तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो यूपीएसआई का आरडब्ल्यू पे मॉक टेस्ट आया था आज यानी 21 सितंबर को, उसमें जो 40 क्वेश्चन थे वो मैथ के थे। तो उसका हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के द्वारा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपका जो भी क्वेश्चन दिक्कत है वो आप स्पीड करके या भगा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। तो जो एचसीएफ यानी जो मौसा होता है, दी गई संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड होता है, नहीं। एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। दूसरा, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह उच्चतम संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं का पूर्णतः विभाजन करती है, ठीक है। तो सही बात है, मतलब मैक्सिमम। जैसे मान लो कि आप मान लो कि ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 12। तो इसमें पूछा है मैक्सिमम कॉमन संख्या, ठीक है। तो देखो 6 कम 6, 6 दूना 12, तो इसका 6 मौसा आएगा। प्रश्न नंबर 2 हमारा दे रखा है। दो क्या दे रखा है, कह रहा है कि 6, 2, 6, 8 और 4 ये दे रखा है, और यहाँ पे स्टार बना रखा है, और यहाँ पे हैच बना रखा है। कह रहा है कि ये 7 अंकों की संख्या है जो कि 8 और 5 से पूरे पूरे विभाज्य है। 8 और 5 से पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो हमें इसका और इसका मान बताना है। तो देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई नंबर हो, अगर वो 5 से कटता है तो लास्ट में या तो 5 रहना चाहिए, या तो लास्ट में कितना रहना चाहिए, 0। लास्ट में या तो 5 रहना चाहिए या तो 0। तो अगर हम लास्ट में 5 लेते हैं तो संख्या 8 से कभी नहीं कटेगी, तो हम लास्ट में 0 ही लेंगे, यानी इसके बराबर आ गया हमारा 0, इसके बराबर आ गया हमारा 0, ठीक है। तो अब देखो, जो ये 4 है और ये हच है, 4 यहाँ पे स्टार और इसका मान 0 आ गया, 0 आ गया। ये 8 से कटती है। 8 का नियम होता है कि लास्ट के तीन नंबर 8 से पूरी पूरी कटनी चाहिए, ठीक है। तो 4, 0, 4। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर रखें कि 8 से कट जाए, तो यहाँ पे अगर हम 4 रखेंगे ऑप्शन से तो ये हमारा कट जाएगा, तो इसका मान आ गया 4, इसका मान आ गया 0, ये इसका आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है और इस सरलीकरण का है, तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, आसान है, बस फार्मूला पता होना चाहिए। कह रहा है यदि 7 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर कोण 60 है तो चाप की लंबाई। जैसे कोई वृत्त है, इसके जो वृत्त पर कोण है ये 60 है, इसका मान 60 दे रखा है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। तो इसकी लंबाई पूछी, इसकी लंबाई पूछी, ये वाला मान पूछा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला मान पूछा है, ये वाला, ये वाला। तो चाप की लंबाई का सूत्र जो होता है, देखो टोटल परिधि कितनी हो जाएगी, टोटल परिधि हो जाएगी 2 पाई r, और 360 है, 360 है। टोटल जो कोण होता है 360 का होता है, और बांट देंगे 60 में, ठीक है। तो थीटा बटे 360, तो 60, थीटा का मान 60 दे रखा है, तो बस इसे सॉल्व कर लो आप। तो 0 से 0 कट गया, 6 चौक 36, 1/6 आ गया, और यहाँ से 2, 2 गुणे 22/7, आर का मान 7 दे रखा है, गुणे 1/6। तो इसे सॉल्व कर लूँ, तो 2 तिहाई 6, यहाँ से क्या आएगा, और ये 7 से हमारा 7 कट गया, तो ये आ गया 22/3, ये इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको करने के कई सारे तरीके हैं। कह रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय में 7 और 5 के अनुपात में निवेश करते हैं, 7 और 5 के अनुपात में निवेश करते हैं ए और बी, ठीक है। कह रहा है कि कुल लाभ का 15% दान के लिए दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा इतना है। तो ए का मान दे रखा है, यानी 7 का मान 5, 9, 5 0 दे रखा है। तो इससे कितना गुना जाते हैं, तो इसको 7 से भाग दे देते हैं, कितना गुना जाते हैं, तो 7 8 56, 3 बचा 7 5 35, 850 गुना जाते। तो ए का मान तो ये दे रखा था, तो हम बी का मान भी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बी का मान भी 850 गुना जाते, यहाँ से 5 0 0 5 के 25, 8 5 40 2 42, ठीक है, ये आ गया 42। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, ए का मान और बी का मान जोड़ लेते हैं, इसको इसको जोड़ते हैं, तो आएगा 0, 5 1 10 के 0, 9 11 के 2, 5 4 9 1 10, ये आ गया हमारा। ए और बी का मान आ गया 10,200। तो ये जो 10,200 आया है, ये कितने का मान है, ये 85% का मान है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 15% दान में दे दिया जाता है, 15% दान में दे दिया जाता है, तो ये 85% का मान है। हमसे 100% का मान पूछा है, तो 100 से गुणा कर देंगे, बस काट लो, 17 5 85, 17 6 102, ये कट जाएगा हमारा 5 दूना 10, ये आ जाएगा 6 दूना 12, ये आ गया 12,000, ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो आगे हमारा प्रश्न करा, क्यू किसी टंकी को भरने में 60 घंटे लगता है। प्रश्न नंबर 6, क्यू किसी टंकी को भरने में 60 घंटे लेता है, आर 45 घंटे, आर जो है 45 घंटे में भर सकता है। क्यू और आर, तो सबसे पहले हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो दोनों से कट जाए, तो 180, तो यहाँ से आ जाएगा 36 18, यहाँ से आ जाएगा 45 चौक को 180, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि 6 घंटे के लिए एक साथ क्यू और आर को खोल दिया जाता है। तो 6 घंटे के लिए दोनों को एक साथ, तो दोनों एक साथ काम करेंगे, 3 और 4 7 काम करेंगे, दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में 7 काम करेंगे, 6 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी 7 6 42 काम, यानी 6 घंटे में वो 42 काम करते हैं। तो 180 काम में से 42 काम वो कर देते हैं, तो बचेगा कितना, तो बचेगा यहाँ पे
38, 138। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है कि आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए खोला जाता है। देखो उसके बाद 6 घंटे के बाद क्या होता है, डाब्लू को भी खोल लिया जाता है। एक पाइप है, डाब्लू को भी खोल लिया जाता है, जो कि खाली करने वाला है। ठीक है, डाब्लू को भी खोल ला जाता है आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए। आधे स्तर का मतलब क्या होता है कि कोई टंकी है, वो 180 लीटर का है। यहाँ आधा भरने में, आधा भरने का मतलब है कि 90 लीटर, 90 लीटर। तो देखो आधे का मतलब 90 लीटर होता है, तो 90 में से 42 लीटर तो पहले ही भर चुका है, 42 लीटर तो पहले ही भर चुका है। तो माइनस कर देंगे तो 8, यहाँ पे बचेगा 4, 48, केवल बचा 48 लीटर। तो 48 को भरने में तीनों को 24 घंटे लगते हैं। 48 लीटर पानी को भरने में तीनों को 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, 24 घंटे लगते हैं। तो 24 से भाग देंगे तो 24 दूना 48, 24 दूना 48, 24 दूना 48 आ रहा है। ठीक है, मतलब 24 दूना 48, एक बार 1 घंटे में 2 लीटर ही पानी भरा जा रहा है। देखो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है। तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहे हैं, 7। लेकिन इसमें कह रहा है 7 नहीं आ रहा है, केवल 2 लीटर पानी भर रहा है। क्यों? क्योंकि 5 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, और ये बाहर कौन निकाल रहा है, डाब्लू। तो डाब्लू का मान आ गया 5, यानी कि डाब्लू हर घंटे 5 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो कह रहा है अकेले डाब्लू पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो टोटल जो हमारा टंकी 180 लीटर का है, और डाब्लू का मान दे रखा है 5, 5 से भाग दोगे तो आ जाएगा 36। ये इसका आंसर हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये रीजनिंग है। कह रहा है कि करंट पूर्व में x मीटर चलता है, यानी यहाँ से इधर चलता है x मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तब दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब इधर मुड़ता है, y मीटर चलता है। ठीक है, तो पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी, यानी कि इसका मान पूछा है, यानी कर्ण का मान पूछा है। तो कड़ी में x² प्लस y², ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस लग गया। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आसान है। कह रहा है कि एक कार एक समान चाल से किसी दूरी को 16 घंटे में तय करती है। यदि चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो यही दूरी 12 घंटे में तय की जा सकती है। देखो आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि जो चाल है वो समय का उल्टा है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है एक कार एक समान चाल से किसी दूरी को 16 घंटे में तय करती है, यानी टी का मान दे रखा है 16 घंटे। फिर कह रहा है कि 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो 12 घंटे में तय करती है, और 12 दे रखा है, यानी समय का अनुपात दे रखा है 4 चौक को 16, 4 तेईं 12। समय का अनुपात दे रखा है 4:3। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात उल्टा हो जाता है 3:4, 3:4। देखो कह रहा है कि यदि चाल 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, देखो पहले चाल थी 3, अब हो गई 4, तो कितना बढ़ रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है 1 की वृद्धि नहीं हो रही है, 20 की। इससे कितना गुना ज्यादा, तो 20 गुना ज्यादा, इससे 20 गुना ज्यादा। ठीक है, तो हमारी जो चाल आ जाएगी, तो हमारी जो ओरिजिनल चाल आएगी वो भी 20 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ये 20 से 20 गुना ज्यादा, 20×3 = 60 होगा, 20×3 = 60 होगा। ठीक है, तो हमसे टोटल दूरी पूछा है, तो हमारी चाल आ गई 60, चाल आ गई 60, और समय हमारा दे रखा है 16। तो बस दूरी आ गई 16×96, 960 किलोमीटर। आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर अपने पास मौजूद टाफी का 3/8 भाग। तो 3/8 भाग का मतलब, तो मान लेते हैं कि आर के पास कितना है, 8 है, आर के पास 8 है, तो 8 का 3/5, 8 का अगर 3/8 निकालेंगे तो 3 आएगा। 3 भाग एस को दे देता है, तो एस को कितना देता है, 3 भाग। एस को कितना देता है, 3 भाग। 8 में से एस को दे दिया 3 भाग। कह रहा है कि यदि अब आर के पास कितना बचा, अगर 8 में से 3 इसको दे दिया तो कितना बचेगा, 5 बचा। कह रहा है कि अब आर के पास जितना बचा है एस के पास मौजूद, यानी एस के पास है 3, उसका के परसेंट है, के परसेंट यानी k/100। ठीक है, तो के का मान निकालना है, तो 100 का गुणा इधर करेंगे तो 500/3 आ जाएगा, तो के बराबर आ गया 500/3। ये इसका आंसर है। अभी हमारा रीजनिंग का प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न में कोई दम नहीं है, बस प्रश्न है। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने स्टोर की खरीद की गई वस्तुओं पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वो 560 का बैग, कोई बैग है जिसका दाम 560 है, 90 का पुस्तिका 90 की पुस्तिका, 45 का एक पेन खरीदता है, 45 का एक पेन खरीदता है, तो ग्राहक को कितनी छूट मिलेगी। मतलब टोटल इतने रुपए का सामान खरीदता है, तो जोड़ लेते हैं कितने रुपए का सामान खरीदता है, 5, 6 4 10, 9 19 के 9, हासिल 1 6, यानी टोटल 695 रुपये का सामान खरीदता है, और उस पर उसे 10% की छूट देता है। तो बस इसका 10% निकाल लेंगे, तो 0 0 कट गया, आ गया 69.5, 69.5, ये इसका आंसर हो गया, यानी इतने का छूट देगा। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। देखो इसे आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। करा कि यदि किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 40% की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि होती है, 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो आ जाएगा 2/5, 2/5। मतलब कोई ब्याज है जो कि 5 रुपए है, उस पर 2 की वृद्धि यानी कि 7 हो जा रहा है,
कोई ब्याज 5 से 7 हो जा रहा है, कोई धन 5 रुपए से 7 रुपए हो जा रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है? 2। यानी कि ये दो आया है वो हमारा ब्याज है, जो 2 आया है वो हमारा ब्याज है। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है 2, यानी कि ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी कि 5 गुणे गुणे समय हमारा दरकार 4 साल गुणे दर हमें बताना है, दर यहाँ से हमें निकालना है 100। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लो। तो 5 को 20, 20 500, ये आ जाएगा 5 दूना 10। तो आर बराबर आ गया 10%, आर बराबर आ गया 10%, आर बराबर आ गया 10%। अब आगे कह रहा है कि तो समान ब्याज दर पर यानी कि 10% पर 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो इसका एक ही तरीका है, तो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। देखो, एक तो ऐसे कर सकते हैं, 10% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/10। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना, तो पहले साल 10 पर 1 का ब्याज 11, दूसरे साल 10 पर 11, तीसरे साल 10 पर 1 का ब्याज 11, चौथे साल 10 पर 1 का ब्याज 11। तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 10,000। इसका गुणा ऐसे ही कर लेंगे, तो इन तीनों का तो आता है 13 31, इसका गुणा करेंगे तो 11 कम 11, 11 33, 34 के 4, 11 33, 3 36, 11 14। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे। देखो, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है, और इसमें से जो माइनस करेंगे यहाँ पे जो आएगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसका मान दे रखा है 80,000 यानी कि 8 गुना। तो यहाँ पे इसका मान हम 8 गुना निकाल लेंगे, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 6 4 1 गुणे 8 करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। या तो आप इस वाले सूत्र पे भी लगा सकते हो, पी कोष्ट में 1 प्लस आर बटे 100 बट्टे पावर 4, इस पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न नंबर है 13, जो कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रश्न है। कह रहा है कि प्रथम पद 16 यानी ए का मान 16 दे रखा है, और आर का मान दे रखा है हमारा 6, यानी सार व अनुपात 6 दे रखा है। 4 पदों का योगफल पूछा, यानी एसएन का मान, एन का मान 4 दे रखा है। ठीक है, तो एसएन का सूत्र होता है कि ए क्वेश्चन में आर के पावर एन माइनस 1 इंटू बटे में आर माइनस 1, ये सूत्र होता है, बस इसी पे आपको रखना है। तो रख दो, ए का मान 16 दे रखा है, गुणे क्वेश्चन में आर का मान 6, 6 के पावर में 4 यानी कि 4, 6 के पावर में 4, तो 6 के पावर में 4 करेंगे तो कितना आएगा? तो 6 के पावर 3 का मान होता है 216, गुणे 4 कर दो, गुणे 6 कर दो, 6 36, 6 कम 6 36 9, 6 दूना 18, माइनस 1 बटे में आर माइनस 1, आर माइनस 1 यानी कि 5। तो यहाँ से आ जाएगा 16 गुणे 18 95 बटे में 5। बस इसे सॉल्व करोगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा। हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा है? 15। ये थोड़ा सा बझाऊ है, मतलब सोचने में मजबूर करेगा। करा कि आंशिक रूप से वर्क फ्रॉम होम प्रक्रिया के एक भाग में क्रमशः अमिता हर दूसरे दिन ऑफिस जाती है, अमृता हर तीसरे दिन ऑफिस जाती है, तोषिता है वो हर छठे दिन ऑफिस जाती है। तो देखो, ये 2 3 6, अमिता दूसरे दिन, अमृता तीसरे दिन, तोषिता छठवें दिन ऑफिस जाती है। कह रहा कि 31 अक्टूबर 2021 को वे तीनों ऑफिस गई थी। वर्ष के शेष 2 महीनों के दौरान ऐसे कितने दिन है जितने में तीनों एक तिथि को ऑफिस में उपस्थित होंगी। ठीक है, तो 10 महीने तो बीत गया अक्टूबर का, अब बचा नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो नवंबर और दिसंबर में 30 दिन होगा और दिसंबर में 31 दिन होगा, यानी कि 61 दिन में ये कितने दिन ऐसा होगा जब ये साथ जाएंगी। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, इनका लसा निकालेंगे तो क्या आएगा? लसा आएगा 6, इनका लसा आएगा तीनों का 6, तो क्या करेंगे 6 से इसको भाग देंगे। तो देख रहे हैं 10 बार जा रहा है, यानी कि 10 बार ऐसी तिथि आएगी जब वो ऑफिस में एक साथ उपस्थित होंगी। प्रश्न है 16, करा कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु यानी कि इसकी जो दो भुजाएं बराबर है और ये समकोण है। मान लो कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, एक मैं इससे तीसरी भुजा बना देता हूँ। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। करा कि इसका क्षेत्रफल 50 दे रखा है, इसका क्षेत्रफल 50 दे रखा है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी क्षेत्रफल की बात करेगा तो इसको मान लेते एक्स, इसको भी मान लेते एक्स, ये दोनों बराबर हैं। तो क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार है एक्स, ऊंचाई है एक्स, इसका मान दे रखा है 50। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 50 दूना 100, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100, तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 10, एक्स बराबर आ गया 10। कह रहा है कि इसके कर्ण की लंबाई, अगर इसका मान 10 है, इसका भी मान 10 है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगा? तो कर्ण की लंबाई होगा कड़ी में 10 का वर्ग यानी कि 100 प्लस कड़ी में 100 यानी कि कड़ी में 200, यानी कि 100 बाहर आएगा तो 10 कड़ी में 2, ये आंसर होगा। देखो, ये हमारा सवाल है 17। कह रहा है कि आरपी को 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के साथ 100 रुपए का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की कुल संख्या 40 है। तो 5 रुपए के मूल्य वर्ग सिक्कों, इसको मैंने ऑप्शन से किया था। जैसे अगर मान लो कि अगर आपने 18 मान लिया तो 18, अगर 5 रुपए के सिक्के मान लिया 18,
तो 18 पास हो गया 90 रुपये। अब हमारे पास बचे 22 सिक्के। तो अगर 1 रुपया के 22 सिक्के भी होंगे तब भी हमारा ज्यादा हो जाएगा। इससे 16 पास 80 और बच गया हमारा 24 सिक्के, तब भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये सबसे कम है, तो इसको मैंने मान के लगाया और इससे सही भी हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 13। प्रश्न नंबर है हमारे यहाँ पे 18, बहुत आसान है। देखो बताता हूँ। कह रहा है कि 3 पुरुष एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष यानी कि 3 मेल एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बराबर। आगे कह रहा है कि 4 महिलाएं यानी कि 4 वुमेन काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 4 वुमेन काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि 12 दिन में कर सकते हैं 10 योग्य श्रमिक। 10 योग्य मतलब वाई को मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। वाई से योग्य श्रमिक 6 दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप गुणा कर लो इसका, तो इसका गुणा करोगे तो 10 × 30 मैन आ जाएगा। इसका गुणा करोगे तो आप 12 चौको 48 ओमैन आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करोगे तो 10 छक्के 60 वाई आ जाएगा। 10 छक्के 60 वाई आ जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, सबसे पहले काटते हैं। तो 6 से काटेंगे तो ये जाएगा 6 5 30 5 एम। इसको काटेंगे तो 6 8 48 डब्ल्यू। ठीक है, इसको काटेंगे तो 10 वाई 10 वाई। अब देखो 5 एम 8 8 डब्ल्यू और 10 वाई आ गया। अब हम ऐसा क्या करें कि ये तीनों बराबर हो जाएं, ऐसा क्या करें कि तीनों बराबर हो जाएं। तो देखो 8 5 8 10, इसका एलसीएम लो तो आएगा 40। 40 एक ऐसा नंबर है ये तीनों से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या गुणा करें कि ये 40 बन जाए। तो एम की जगह अगर 8 से गुणा करेंगे तो 40 जाएगा। तो यानी एम का जो क्षमता है वो आ गया 8। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे क्या करें, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये 40 जाएगा। तो डब्ल्यू की जो क्षमता है वो आ गया 5। सेम ऐसे ही यहाँ पे वाई का 4 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो वाई की क्षमता आ गई 4। ठीक है, अब सबसे पहले हम पूरा काम निकाल लेते हैं, टोटल काम। चाहे यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे रख देते हैं। तो 3 एम की जगह 8, 8 तिरके 24 गुणे 10, 24 गुणे 10 टोटल काम निकल गया। 24 गुणे 10 टोटल काम निकल गया। ठीक है, यहाँ पे आप रखते तभी वही आता। तो 12 चौको 48 तभी सेम आता। ठीक है, अब आगे क्या कहा है प्रश्न में कि 4 पुरुष 4 महिलाएं 4 युग, 4 मेल प्लस 4 वुमेन प्लस 4 वाई 4 युग। ठीक है, तो 4 मेन का मतलब बताया एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है 8। तो 8 चौको 32 प्लस वुमेन 5 चौको 20 प्लस 4 चौको 16। ठीक है, इसको जोड़ लो तो 6 दूना 8 3 2 5 1 6 आ गया 68। बस इसे सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर है। तो सॉल्व कर लो, 4 से काटेंगे 4 से 24, ये चला जाएगा 17 बार, ये हो जाएगा 60, यानी 60/17। 60/17 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे हमारा प्रश्न है समय और दूरी का। प्रश्न नंबर 20 है, थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहा है कि 234 मीटर लंबी एक ट्रेन है। एक ट्रेन है दो की 234 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में, मतलब ट्रेन इधर जा रही है, एक आदमी इधर आ रहा है जो कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है। तो जब भी कोई चीज एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड टी, ट्रेन की स्पीड टी है। तो टी प्लस और ये 9 है, 9 को हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 कितनी दूरी तय करती है। 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 234, समय कितना है 6 सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ से हम टी का मान निकाल लेते हैं। तो 9 कम 9 9 दूना 18, 5/2। तो 5/2 उधर जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसे काटेंगे 6 से, तो 6 से काटोगे तो कितना जाएगा, काट दो आप। 36 18 5 बच गया, 6 9 54। ठीक है, माइनस ये आएगा 2.5, 2.5 इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा 0.5 और यहाँ पे बच गया 8 तो 6 यानी 36.5, यानी टी का मान आ गया 36.5। टी का मान आ गया 36.5। अब आगे क्या करना है, कह रहा है कि ट्रेन समान दिशा में, यानी कि ट्रेन भी इधर जा रही है, आदमी भी इधर जा रहा है, आदमी भी इधर जा रहा है, जिसकी चाल है 23.4 किलोमीटर और ट्रेन की चाल है 36.5। तो पूछा कितने समय में। दूरी हमारी वही है, दूरी हमारा 234 ही है, 234 ही है। तो देखो जब दोनों एक ही दिशा में जाएगी तो इनकी स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो स्पीड को माइनस कर ले, और माइनस करने से पहले आपको एक चीज याद रखना, ये हमारा दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे पहले। तो 9 दूना 18, 9 9 दूना 18, 9 छक्के 54, ये चला गया 13, 13 5 65 यानी कि 6.5 आ गया। ये आ गया 6.5, ये 36.5। तो 36.5 में से 6.5 माइनस करेंगे तो आएगा 30। 30 से इसको भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाग दे दो, भाग दे के देख लेते हैं। 3 7 21, 2 बच गया, 3 8 24, 7.8 ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अगर ये सवाल आपसे नहीं लगा होगा तो ये आपकी गलती है। इससे पहले ये 2 बार आ चुका है, इसका आंसर मैंने बस देखा और आंसर लगा दिया, मतलब 2-3 बार किया था तो आंसर याद था इसका, लेकिन फिर भी मुझे बताना ही पड़ेगा, टाइम लगेगा यार, बता देता हूँ। 2 विक्रेता क्रम से क्रय मूल्य यानी कि सीपी
और एसपी पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करते हैं। यदि दोनों विक्रेता 3200 में बेचे गए तो 28% के लाभ पर प्राप्त हुआ। देखो सबसे पहले 28% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 28/100 यानी कि 4×7 = 28, 4×2 = 25। ठीक है, देखो एक बार इसको हमें सीपी मानना है, एक बार सीपी मानना है, एक बार एसपी मानना है, एक बार सीपी मानना है, एक बार एसपी मानना है। तो जब हम सीपी मानेंगे इसको तो कह रहा है सीपी कोई सीपी है जो कि 25 रुपये है, 25 पे मान लो जब सीपी मानेंगे तो अगर सीपी 25 है तो 25 पे 7 का लाभ यानी कि 32 रुपये में बेचा जाएगा। तो 32 का मान दे रखा है 3200, तो सीपी का मान कितना आ जाएगा 2500। सीपी का मान कितना आ जाएगा 2500, तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है 700 का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 700 का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आया आपको। देखो ये अगर 3200 है, ये 2500 है, तो लाभ कितने का हो रहा है 700 का। लाभ कितने का हो रहा है 700 का। अब हम इसको एसपी मान लेते हैं। अगर हम इसको एसपी मानेंगे तो कह रहा है 25 पे 7 का लाभ, 25 पे 7 का लाभ, मतलब जो 25 है इसी में 7 रुपये का लाभ भी है। 25 में 7 रुपये का लाभ है यानी कि जो हमारा सीपी रहा होगा वो 18 रुपये रहा होगा, तभी तो 7 का लाभ होगा, 7 25 हुआ होगा। तो इसी 25 का मान हमें 3200 दे रखा है, 25 का मान 3200 दे रखा है, 25 का मान 3200 दे रखा है, 3200 दे रखा है। तो 25 चौक को 100 यानी 4×2 = 8, 4×3 = 12, 128 आ गया। अब हमसे अंतर केवल पूछा है तो सीपी निकालने की जरूरत नहीं है। ये 25 है, ये 18 है, इसका अंतर कितना है 7। तो 7 का मान निकाल लो, 7 का गुणा 128 में करेंगे, 7/56 के 6, 7×14 5, 19 के 9, हासिल 1, 7 एकम 7, 1 8। तो कहा है कि उनके लाभों के बीच का अंतर, तो इसका लाभ 700, इसका लाभ 896, अंतर निकालना है 6 9 1 196। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, बस आसान है। कह रहा है कि आसिमा ने 26 मार्च 2022 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीय बैंक से 9% साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपये का ऋण लिया। 75,000 का ऋण लिया किस दर से 9% की दर से। ठीक है, कितने समय के लिए 7 जून तक, 7 जून 2022, 7 जून 2022 तक, 7 जून 2022 तक। अब देखो हमें यहाँ पे जोड़ना होगा कितना दिन आ रहा है, तो 26 मार्च, तो मार्च में बचे कितने दिन, 26 मार्च होता है 31 का, तो बचे 5 दिन, और उसके बाद अप्रैल होता है 30 का, फिर मई होता है 31 का, फिर 7 जून, तो इसको जोड़ लो, 7 5 12 13 के 3 3 6 73, यानी यहाँ पे करेंगे 73/365। क्यों, क्योंकि हमारा दिन में दे रखा है और एक साल में 365 दिन होते हैं, बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, तो 73 गुणे 5 बार जाएगा, और एक 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा, तो 15 9 135 आ गया, यानी 1350, 1350 आ गया। पूछा है कि कितनी राशि का भुगतान करेगा, कितनी राशि का भुगतान करेगा, तो 75,000 वो और 1350 ये, तो इसमें जोड़ दो 75,000, 0 5 3 6 7, इतने रुपए का भुगतान करेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, कह रहा है कि 11 दोस्तों में से हर एक ने एक टूर पर 18 रुपये खर्च किया। 11 दोस्त हैं और हर एक ने 18 रुपये खर्च किया, तो टोटल कितना खर्च होगा, तो 11 88, 11 11, एक आ गया 1 9 8, यानी टोटल इतने रुपये खर्च हुआ। अब आगे क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि जो 12वां दोस्त है उसने सभी 12 दोस्तों के औसत खर्च से 11 रुपये कम खर्च किया। तो जो 12वां दोस्त है, 12वां दोस्त है, मान लेते हैं कि इसने 100 रुपये खर्च किया, मान लेते हैं कि इसने 100 रुपये खर्च किया। अब जो प्रश्न में कह रहा है वही कर लेते हैं। कह रहे हैं कि 12वां दोस्त ने सभी 12 दोस्तों के औसत, मतलब 11 का औसत तो 198 है, प्लस इसका औसत 1, ये 12 दोस्तों का औसत हो गया, बटे में 12 से 11 रुपये कम खर्चा है, इसमें से 11 रुपये माइनस कर देंगे, ये आएगा x का मान, ये 12वां का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान हमें निकालना है, तो निकाल लो, तो 12x बराबर कितना बचेगा, ये 198 प्लस x माइनस 11 दूना 22, 11 कम 11 13, 132 आ गया। x को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 11x, और इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 6, ये आएगा 6, तो x बराबर आ गया यहाँ पे 6, x बराबर आ गया 6। तो पूछा है 12 दोस्तों द्वारा खर्च गई कुल राशि, तो 11 द्वारा खर्च गई कुल राशि 198 है, 12वें दोस्त ने 6 रुपये खर्च किया, तो इसमें 6 जोड़ दो तो आ जाएगा 204, 204 ये इसका आंसर है। देखो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का माध्य, तो बहुलक बताना है, मतलब बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आती है, और माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में सेट करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, फिर 2 के बाद 3, 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, उसके बाद 4 कितनी बार है, 4 1 बार है, उसके बाद 5 कितनी बार है, 1 2 3, 5 3 बार है, 1 2 3, फिर उसके बाद 6 देखेंगे, 6 2 बार है, उसके बाद 7 देखेंगे, 7 1 2 बार है, उसके बाद 8 1 बार है, 9 2 बार है। तो कितनी संख्या होगी, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 2 14, 3 3 6 3 3 9 12 2 14। ठीक है, तो हो गया हमारा सेट।
तो देखो बहुलक हमें बताना है, तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। देखो यहाँ पे 5 3 बार आया है, तो हमारा बहुलक आ गया 5, बहुलक आ गया 5। अब हमें माध्यिका बताना है, तो देखो टोटल नंबर है 14, टोटल नंबर है 14, 14 एक सम संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे 14 को, तो 2 सात 14, यानी कि 7वां नंबर, और इससे एक ज्यादा 8वां नंबर, इसका औसत लेंगे। 7वां नंबर और 8वें नंबर का औसत लेंगे। तो 3 3 6 एक 7, यानी कि 5, 7वां और 8वां, इसका औसत लेंगे, ठीक है। तो 6 5 11/2, 11/2 का औसत। तो देखो हमारी माध्यिका आ गई 11.2, यानी कि 5.5, और हमारा बहुलक आ गया 5। तो क्या है इन दोनों का माध्य, तो 5 5 10, 10.5 का माध्य, ठीक है। यानी 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, ये इसका आंसर आ गया। देखो आगे हमारा प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। कह रहा किसी कक्षा में विद्यार्थी 2209 की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही राशि दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो टोटल कितने रुपए दान करते हैं, 2209, 2209। कह रहा है कि जितने विद्यार्थी हैं, मान लेते हैं कि विद्यार्थी एक्स है, तो ये एक्स रुपए ही देते हैं। मतलब अगर एक्स रुपए भी एक्स, मतलब टोटल अगर एक्स विद्यार्थी हैं, तो ये एक्स रुपए ही देता है। मतलब जितने विद्यार्थी उतने रुपए दिए जाते हैं। मतलब अगर टोटल किसी किसी कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं, तो हर विद्यार्थी जितने विद्यार्थी उसके बराबर पैसा देता है। हर विद्यार्थी 5 रुपए ही देता है, तो 25 रुपए हो जाएगा। इस तरह जितने विद्यार्थी है, तो माना विद्यार्थी एक्स है, तो एक्स रुपए देता है बराबर ही। तो ये जो है 47 का वर्ग है, 47 का वर्ग है, ठीक है। और वर्ग कैसे निकालते हैं, तो ये आप देख लो, ऐसे ऐसे करेंगे, दो दो का जोड़ा लेंगे, तो 4 चौको 16, 16 बार गया, और इसको जोड़ देंगे, 4 दूना 8, ये आ गया हमारा 609, ठीक है। अब यहाँ पे इससे कैसे गुणा करेंगे, ये 9 आना चाहिए। देखो अगर 7 से गुणा करेंगे, तो 7 7 49 के 9, 7 8 56 4 60, देखो आ गया हमारा 47, ये आंसर है। देखो आगे हमारा प्रश्न नंबर 26 है, इसको मैंने ऑप्शन से किया था। कैसे किया था, करा कि एक थैले में 15 गेंदे हैं, कुछ हरी गेंदे हैं। एक थैले में 15 गेंदे हैं, जिसमें से कुछ हरी हैं, कुछ हरी है यानी कि ग्रीन है, कुछ हरी है, और कुछ लाल है, कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, कुछ ग्रीन है। हमें नहीं पता ग्रीन कितनी है। कह रहा है कि यदि हरी गेंद निकालने की प्रायिकता एक बड़ा 6 है, एक बड़ा 6 है प्रायिकता, तो प्रायिकता जो है एक बड़ा 6 दे रखी है। तो मान लेते हैं जो बक्से में टोटल गेम है वो एन है, मान लेते हैं टोटल गेंद एन है, ठीक है। तो एन में से अगर 15 लाल गेंदें माइनस कर देते हैं, 15 लाल गेंदें माइनस कर देते हैं, तो हमारी हरी गेंदें आ जाएंगी, और टोटल एन। तो प्रायिकता जब निकाला जाता है, तो नीचे टोटल लिया जाता है, जिसमें से निकाला जाता है वो। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा एन बराबर 6n माइनस 15 90, ये इधर जाएगा, तो 5n बराबर आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 18, n बराबर आ गया 18। तो देखो टोटल गेंदों की संख्या आ गई 18, जिसमें से लाल है 15, तो हरी कितनी आ जाएगी, 3, हरी आ जाएगी 3। आगे हमारा प्रश्न है कौन सा, प्रश्न नंबर 27। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। मान लो कोई कुछ व्यक्ति, मान लो तो कि एम व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 90 दिन में करते हैं, ठीक। कह रहा है कि यदि 10 व्यक्ति काम कर दिए जाएं, 10 व्यक्ति कम कर दिए जाएं, यानी एम में से 10 कम करेंगे तो एम माइनस 10, ठीक है। तो कार्य पूरा होने में 10 दिन और लगेगा, यानी कि 90 की जगह 10 दिन और, यानी कि 100 दिन लगेगा। तो इसको सॉल्व करके आप एम का मान निकालो, तो 0 से 0 कट गया, तो 9m बराबर 10m माइनस 100। तो 100 को इधर लेके जाएंगे, m को उधर लेके आएंगे, तो m बराबर आ जाएगा 100, ये आंसर हो गया। अभी हमारा प्रश्न है, देखो ये याद करना पड़ेगा, अगर आपने कैलेंडर पढ़ा होगा रीजनिंग का। करा कि आधे दिन में घड़ी घंटे की सुई को कितने बार मिलती है। देखो 24 घंटे में 44, 24 घंटे घंटे में 22 बार होता है, तो आधे दिन में 11 बार होगा, ठीक है। देखो आगे प्रश्न है 29। कह रहा है कि 2 लीटर पानी को 100 सेल्सियस पर, 2 लीटर पानी को 100 सेल्सियस पर, यानी 2 लीटर का पानी जो है वो 100 सेल्सियस पर, यानी यहाँ से आ गया 200। कह रहा है कि 18 लीटर पानी को 32, 18 लीटर पानी को 32 सेल्सियस पर, तो 18 दूना 36, 18 3 54, 55 56 57, ये आ गया। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 6 7, ये 7, ठीक है। कह रहा है कि दोनों को मिलाने के बाद पानी का तापमान तो कितना था, 2 लीटर और 18 लीटर, यानी कि 20। तो 20 से इसको भाग दे देंगे, तो भाग दे दो, तो 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16, और 38.8, ये इसका आंसर आ गया। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। सवाल बहुत मस्त है। कह रहा है कि एक बस एक स्टेशन से 30 मिनट के बाद उसी दिशा में चलना शुरू करती है। मतलब ये बस स्टेशन है, यहाँ से एक बस हर 30 मिनट के बाद चलती है, हर 30 मिनट के बाद, हर 30 मिनट के बाद चलती है, हर 30 मिनट के बाद चलती है, एक बस है, यहाँ से हर 30 मिनट के बाद चलती है। कह रहा है कि कोई जेड है, जो कि आदमी इधर ही आ रहा है, इधर आ रहा है, और 25 किलो की स्पीड से चल रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाइक चला रहा है। जेड प्रत्येक 20 मिनट के बाद, मतलब जो जेड है वो हर 20 मिनट के बाद, देखो ये यहाँ से तो चलती है 30 मिनट के बाद, लेकिन ये हर 20 मिनट के बाद ही मिल जाता है, हर 20 मिनट के बाद बस से मिल जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि ये जो जेड है
ये 20 मिनट में कितनी दूरी तय करता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल दे रखा है हमारा 25, ठीक है, समय हमारा दे रखा है 20 मिनट, इसको घंटे में चेंज करेंगे आएगा 60, तो यहाँ से दूरी निकल जाएगा, तो 20 × 60 यानी 25/3, दूरी आ गया 25/3, यानी कि 20 मिनट में 25/3 की दूरी तय करता है। 20 मिनट में 25 की दूरी तय करता है, ठीक है, ये दूरी आ गई हमारी। तो देखो यहाँ से बस आपको समझना है कि 20 मिनट में अगर ये इतनी दूरी तय करता है, तो उसी दूरी को ये 10 मिनट में तय करता है, उसी दूरी को ये 10 मिनट में तय करता है, यानी कि ये जितना 20 मिनट में चलता है ये उतना 10 मिनट में चलता है। तो इसकी चाल हमें बतानी है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 25/3, 25/3, समय कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट को अगर हम फ्रैक्शन में घंटे में चेंज करेंगे तो 10/60 यानी कि 1/6, तो 1/6 से इसको भाग देंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो 2×3 = 6, तो 25×2 = 50, ये इसका आंसर हो गया। आगे हमारा प्रश्न है 25 प्रश्न नंबर 31, कह रहा है कि पवन 16,875 में 17 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो हानि बराबर क्या होता है, सबसे पहले अगर नहीं समझ में आ रहा है भाषा तो हानि बराबर क्या होता है? एसपी, नहीं सॉरी, सीपी माइनस एसपी। जैसे मैं कोई चीज 10 रुपए में खरीदता हूँ, इसे 8 रुपए में बेच देता हूँ, तो मुझे कितने का हानि हुआ? तो 10 में से 8 घटाएंगे, यानी कि सीपी में से एसपी को घटाएंगे, ठीक है, तो सीपी माइनस हानि। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, जो हानि होता है 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर होता है, 5 वस्तुओं के एसपी के बराबर होता है। और सीपी यानी कि 70 वस्तुएं, 70 का सीपी माइनस 70 का एसपी, तो यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लो, तो एसपी इधर आएगा तो 75 हो जाएगा, तो 70 सीपी बराबर 75 एसपी, ठीक है, तो सीपी बटे में एसपी, तो 75/70, तो सीपी का मान आ गया 70 और एसपी का मान आ गया 70, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे ये कर दिया, इसको नहीं करना था हमें, ये नहीं करते तभी हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो देखो 70 का सीपी, 70 सीपी का मान रखा है 16,875, तो 16,875 मान रखा है 70 सीपी, ये हो जाएगा 75 एसपी, 75 एसपी, तो यहाँ से 75 से भाग देंगे तो हमारा 1 सीपी का मान आ जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, क्या दे रखा है? कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 15,000 है। चौथे वर्ष के लिए कितना है? 15,000। कह रहा है छठे वर्ष के लिए कितना है? 25,350 है, ठीक है, 25,350 दे रखा है। तो ये 2 साल का अंतर दे रखा है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करना, 2 साल का है ना, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। अगर 3 देता तो क्यूब निकालते, ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5×3 = 15, 300 आ गया, इसको काटेंगे 5×25, 5×7 = 35, ठीक है। फिर किससे कट रहा है ये? 7×12 3 से, तो ये आ गया 3 से काटेंगे तो ये आएगा 100, ये काटेंगे 3 × 3, 3×6 = 18, 3×9 = 27, ठीक है। तो ये आ गया हमारा निकल के 10 और ये आ गया 13। तो ये जो 10 और 13 आया है ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है, मूलधन और मिश्र धन। तो देखो 10 पे कितने का ब्याज मिल रहा है? 10/3 का ब्याज, 10/3 का ब्याज परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 100, तो आ गया 30%, ये इसका आंसर है। तो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, ये स्टार्टिंग में प्रश्न है, तो ये शायद क्रमचय या समचय में आता है, देखते हैं। कह रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 कितने नंबर है? 6 नंबर है। कह रहा है कि 6 में से 3 अंकों को लेकर एक ऐसी संख्या बनाइए, 3 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाइए जो 5 से विभाज्य हो जाए और पुनरावृत्ति भी न हो। तो 3 अंकों की संख्या बतानी है हमें जो 5 से विभाज्य हो जाए। तो 5 से विभाज्य होने के लिए आपको पता है या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए लास्ट में, तो 0 तो है नहीं, तो 5 ही रहेगा, तो 5 को हम यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे केवल 5 ही भरा जा सकता है, यहाँ पे केवल 5 ही भरा जा सकता है। तो अगर हमने 5 भर दिया तो अब कितनी संख्याएं बची? 1, 2, 3, 4, 5, 5 बची। तो यहाँ पे इस पांचों में से कोई भी भर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 तरीके से भर सकते हैं। अब देखो 6 में से 1, 2, 2 संख्याएं भर चुकी, तो बचा 4, तो यहाँ पे 4 तरीके से ही भर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे 1 तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पे 5 तरीके से, यहाँ पे 4 तरीके से, तो 5 चौको 20, ये इसका आंसर है। मतलब यहाँ पे 5 नहीं है, ये 1 तरीके से भर सकते हैं, यानी केवल 5 को ही भर सकते हैं, यानी यहाँ पे 1 तरीका आ गया। आगे हमारा प्रश्न है 34, कह रहा है कि रौनक है और रिया है। रौनक किसी काम को 12 दिन में करता है, रिया उसी काम को 18 दिन में करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो दोनों से कट जाए, तो 36 ले लेते हैं, तो 12×3 = 36, 18×2 = 36, ठीक। अब कह रहा है कि उन्होंने 6 दिनों तक 7 काम किया, अगर एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5, और ये 6 दिन तक काम करते हैं तो 6×5 = 30,
36 में से 30 काम कर दिया, बचा काम 6। कह रहा है फिर रौनक कार छोड़कर चली जाती है, यानी कि रौनक कार छोड़कर चली जाती है, तो बची रिया, तो रिया इस काम को कितने दिन में करेगी, तो एक काम 2 दिन में, तो 6 काम 2 3 6, 3 दिन में। अब ये हमारा ग्राफ का प्रश्न था, प्रश्न नंबर 35। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, कुछ करना नहीं था। आगे हमारा प्रश्न है, इसे हम रीजनिंग भी मान सकते हैं, प्रश्न नंबर 36। करा कि निरंतर 300 वर्षों में महीने का 31वां दिन कौन सा होगा। अगर एक साल में देखें, तो जो 31 महीने वाले महीने आते हैं वो 7 आते हैं, वो 7 आते हैं। 7 क्यों, क्योंकि जनवरी और दिसंबर दोनों 31 का होता है। तो 12 में से 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 वाला होता है, 31 दिन का होता है। तो अगर एक साल में 31 महीने के 7 दिन आते हैं तो 300 साल में, तो 300 का गुणा करेंगे तो 7 3 21, 2100, ये इसका आंसर होगा। ये सरलीकरण का है प्रश्न नंबर 37। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। प्रश्न नंबर 38, ये भी रीजनिंग का है, तो इसे भी छोड़ देता हूं मैं। प्रश्न नंबर 39 क्या दे रखा, आसान है। कह रहा है कि अविनाश ने एक परीक्षा में 78 अंक, जो अविनाश है एक परीक्षा में 78 अंक, तो मान लेते हैं परीक्षा है 100 अंक की, परीक्षा है 100 अंक की, अविनाश 78% अंक यानी कि 78 अंक प्राप्त करता है। और कपिल है वो 64%, यानी कि 100 का 64 यानी 64% अंक प्राप्त करता है। कह रहा है कि दोनों मिलकर इतने अंक प्राप्त करते हैं, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ते नहीं, पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 2 3 6, दोनों 18, इसका रेशियो निकालेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 के 1, 3 3 6 7 71, तो 71 का मान 923 दे रखा है, 71 का मान 923 दे रखा है। तो भाग देते हैं, 71 एकम 71। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, अब जाएगा 3 बार, तो 3 एकम 3, 3 7 21, 3 7 21। ठीक है, यानी कि 13 गुना है, यानी कि 13 गुना है। तो पूछा है, तो कपिल द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक, कपिल द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक, तो यानी 32 का मान पूछा, तो ये भी 13 गुना ज्यादा होगा। तो 13 गुना 26 के 6, 13 39 2 41, 416। प्रश्न नंबर 40 है और आखिरी है, बस आपको ये बिना पेन के लग जाता है। कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र के जन्म के समय उतनी थी जितनी वर्तमान में पुत्र की आयु है। यदि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 15 है, मतलब 5 साल पहले 15 है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 20, यानी कि वर्तमान आयु कितनी है, 20। तो पिता की आयु कितनी होगी, तो जब ये जन्मा होगा, यानी जब 20 साल पहले इसका जन्म जब हुआ होगा, तो पिता की आयु 20 कितनी रही होगी, 20 साल रही होगी। क्या है कि जो पिता की उसके जन्म के आयु है, मतलब ये जब जन्मा था, तो जो पिता की उसके जन्म के समय जो आयु है, इसकी वर्तमान आयु के बराबर है। यानी कि अगर इसकी वर्तमान आयु 20 साल है, तो 20 साल पहले जब इसका जन्म हुआ था, तो पिता 20 साल का रहा होगा। तो वर्तमान आयु पूछा है, तो 20 साल बाद 40 हो जाएगा।